तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। जैसा कि हम लोग हर हफ्ते ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स में मैथ के सवालों को एकदम एग्जाम बेस्ड अप्रोच से सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम लोग इस हफ्ते के भी ऑलिव लाइव के मॉक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। और मैं बताऊंगा कि आप लोगों से एग्जाम में क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों का 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं हो पाता है। अभी भी मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आए थे जो कह रहे थे कि सर मेरा 21 ही हो पाया, 20 ही हो पाया, 22 ही हो पाया, 25 तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखो और इस वीडियो में जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको बहुत बारीकी से समझना, और सॉल्व करने के बाद तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि हाँ, अगर इस तरह से एग्जाम में अप्रोच किया जाए तो सारे सवाल बन जाएंगे। पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पर ये रहा। सवाल कह रहा है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 6t+9 और 2t² माइनस 8t+6। तो पहले समझने ये कॉमन फैक्टर कहना क्या चाह रहा है। मतलब कि टी का वो वैल्यू बताओ जो पहले तो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, और इसमें वैल्यू भरते ही, इन दोनों में वैल्यू भरते ही इसका वैल्यू जीरो हो जाए। बस यही होता है कॉमन। कॉमन रूट्स बोलते हैं उसको, और फैक्टर निकालने के लिए एक्स माइनस जो कॉमन रूट है वो लिख देते हैं। तो अब सबसे पहला जो है, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये t² माइनस 6t+9, ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा। ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये t-3 का होल स्क्वायर है। इसमें किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना? यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो एक ही रूट पॉसिबल है, वो है t=3। ये समझ में आ रहा है? जब ये कह रहा है सवाल में कि कॉमन रूट निकालना है इन दोनों का, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट तो 3 होगा ही होगा, और यही कॉमन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टर पूछा है इसलिए t-3। हमें सॉल्व ही नहीं करना है दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्यों सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। जब पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चल गया कि एक ही रूट पॉसिबल है इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसका एक रूट कॉमन भी है, तो t-3 होगा इसका आंसर, ठीक है। मैं समझाते हुए चल रहा हूँ तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बट आप लोगों का समझना भी जरूरी है मेरे सॉल्व करने से ज्यादा, इसलिए हम सवालों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और हम लोग हर हर गलतियों को देखते हुए चलेंगे। अब ये सवाल जो है कह रहा है कि सेके का वैल्यू दिया है 13/5, ठीक है। निकालना क्या है? cos a 1 माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए 1 प्लस सेके। अब इस सवाल को राउंड नंबर 1 में कभी मत सॉल्व करना, कभी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम ये वैल्यू भरोगे ना, तो यहाँ ऑप्शन देखो, डिनोमिनेटर में 78 है, 172 है, 234, 156, ये ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ये ऑब्जर्वेशन करोगे एग्जाम में तभी तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें कौन से सवालों को करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। इसको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उतर के करने तो तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए कभी सॉल्व नहीं करना, और हम लोग भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एग्जाम बेस्ड तरीके से इस पूरे वीडियो को बनाया है। तो इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये लास्ट में सॉल्व होगा। कह रहा है कि 8 नंबर का जो एवरेज है वो 13 है। पूछ रहा है कि अगर एक नंबर इसी 8 में से एक नंबर में 9 था, उसको हटाकर 17 ले आए, तो ऑब्वियसली जब कम को हटा के ज्यादा लोगे तो एवरेज तो बढ़ेगा। अब इनमें डिफरेंस कितना है? 8 का। यही 8 जो है इन 8 लोगों में बढ़ जाएगा, तो कितना बटेगा? 8/8, यानी कि 1। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 13+1। ये समझ में आया? पहले 9 था तो 13 एवरेज बन रहा था, अब 9 हटा के 17 ले आया, तो 8 ज्यादा ले आया ना, तो वो 8 इन 8 लोगों में बढ़ जाएगा, तो एक एक बटेगा सबको, तो यही एक एवरेज बढ़ जाएगा। 14 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसका लेंथ, रेक्टेंगुलर प्रिज्म समझ में आता है? ये होता है रेक्टेंगुलर बेस होता है दोनों का, और ये ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म जिसका लेंथ है 12, ब्रेथ है 8 और हाइट है 5। कह रहा है कितना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम बढ़ जाएगा इफ ओनली हाइट इज इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना बढ़ रहा है? हाइट डेल हाइट, यानी कि चेंज इन द हाइट कितना है? वो है 3। 3 बढ़ा। तो पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो सीधे 3 सेंटीमीटर हाइट पे जितना प्रिज्म का वॉल्यूम होगा वही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि वॉल्यूम जो हो जाएगा इंक्रीज, वो होगा एरिया, ये तो सेमी रहने वाला है, और इनटू चेंज इन हाइट। खत्म, सवाल खत्म हो गया। यानी एरिया कितना हो जाएगा? 12 × 8, और चेंज इन हाइट कितना हो जाएगा? जो 3 ही बढ़ा है वही तो चेंज है। पहले 5 था, अब 8 हो गया, यानी चेंज कितना है? 3 का है, यही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कितना हो गया? 8×3 = 24 × 12, 144 दूना 288, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर रहे हैं सवालों को? कह रहा है कि चेंज करेंगे हाइट में 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो फिर वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये पूछा है। या इंक्रीज होगा? ये चेंज ही होगा ना, इंक्रीज ही है। तो बस जो चेंज इन हाइट है बस उसी उसी को रख दो फॉर्मूला में, कहानी खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्सन जो है जो वॉक कर रहा है डायगोनली, ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है, इसमें डायगोनली चलता है, ऐसे चलता है। यानी अगर ये ए है, बी है, सी है और डी है, तो वो सीधे बी डी पे चलता है। कह रहा है कितना परसेंट ऑफ द डिस्टेंस वाज सेव्ड बाय हिम बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। ये एजेस है, मतलब अगर सी डी प्लस बी सी चलता
उसके कंपैरिजन में जो बीडी चला है, तो बीडी से कितना परसेंटेज जो अपना डिस्टेंस है वो कम कर लिया। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? हालांकि ये सवाल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व मत करना, क्योंकि डायगोनल का जो लेंथ होता है वो रूट में आता है। ये पता है तुमको? मान लो अगर हम यहाँ एक ले लें, यहाँ भी एक ले लें, तो ये रूट टू हो जाएगा। यानी यानी बीडी जो हो जाएगा वो रूट टू हो गया, और सीडी प्लस बीसी जो हो जाएगा वो टू हो गया। यानी चलना टू था, चला टू है, तो चेंज कितना आएगा? चेंज आएगा टू माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई पहले कितना हो सकता था जब वो एज पे चलता था, टू 200। यही तो चेंज आएगा, यही आंसर है। सवाल इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1.41 होता है रूट टू का वैल्यू, टू माइनस फोर वन कितना हो जाएगा? 0.59 डिवाइडेड बाई टू इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 29.5 के आसपास आएगा अप्रॉक्स। ठीक है, और आंसर दिया है 30। ठीक है, ऑप्शन में 30 है तो आंसर यही होगा। तो क्या अप्रोक्सीमेटली निकालना है हमें। तो ये तो बहुत आसानी से बन गया, बट कभी कभी ऐसे इस क्वेश्चन में फंसा दिया जाता है, तो बच के चलना है। हमें बच बच के चलना है, हमें सब मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 25 हमारा टारगेट कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमारा टारगेट जरूर होना चाहिए। कह रहा है कि p माइनस वन बाई पी का वैल्यू 8 दिया। अब ये क्या दे रहा, कह रहा है p का पावर 10 माइनस p का पावर 4 डिवाइडेड बाई p का पावर 7 दिया है। सीधा है ना, डिवाइड कर दो उसको, क्या जाएगा? पी क्यूब माइनस वन बाई पी क्यूब। ये तो समझ में आ रहा है ना। पी माइनस वन बाई पी दिया है, पी क्यू माइनस वन पी क्यू कितना होता है? सीधा फॉर्मूला है इसका, 8 क्यूब प्लस 3 इंटू 8। खत्म। कैसे निकालोगे ये? 8 कॉमन ले लो, 64 3 67 आ गया। ठीक है, 8 56 का 6, लास्ट में 6 है। खत्म। पूरा सॉल्व क्यों करना है? ठीक है, इस तरह से चलना होगा एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे ही चलना होगा। तो अब यहाँ पे 6 ही दिख रहा है, एक ही जगह 6 है, तो मानो खत्म। पूरा सॉल्व क्यों कर रहे हो? जितना बच सकते हो बचो। कह रहा है कि अगर दोनों दो लाइन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, इन दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं, कोई एक्स कमा वाई पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो इस लाइन पे लाई करता है। तो एक बात बताओ, जब x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 पे वो पॉइंट लाई कर रहा है जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये दोनों भी तो कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ना, वो भी तो एक्स कमा वाई होगा। ये समझ में आ रहा है? मान लो ये दो लाइन है, ठीक है, एक्स कमा वाई पे इंटरसेक्ट। अब ये जो एक्स कमा वाई है, ये तीसरा लाइन जो अभी अब निकला है, एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू 6, इसका भी तो कॉमन पॉइंट यही होगा। तो क्यों नहीं हम इन दोनों को सॉल्व कर ले, है कि नहीं? यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 6, तो सॉल्व करोगे क्या सॉल्व होगा? कुछ नहीं करना, घटा दो सीधा। ऐसे 3 वाई का वैल्यू 1 आ गया और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ गया। यानी 2, 1 जो है वो इस पर लाई करेगा। ये समझ में आ रहा है कि इसका भी तो कॉमन पॉइंट वही है, तो भर दो। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, 4 3 7 आंसर। ये समझ में आया? कभी भी इन दोनों को सॉल्व करके ये मत निकालने लगना। बहुत बच्चे गलती किए इस क्वेश्चन में कि क्या किए, वो इन दोनों को सॉल्व करके किए के टर्म में एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के भर दिए, उससे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। नहीं, जब इन दोनों का कॉमन पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों का भी कॉमन पॉइंट इस पे लाई करेगा। समझ रहे हो ना? ये तीनों एक एक ही जगह मिलने वाले हैं। किसी दो को सॉल्व करो, जो दो सॉल्व हो सकते हैं उससे तीसरे में पुट कर दो। एक को अलग करके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लियो। ठीक है, कह रहा है कि ट्रेडर है, बाई एन आर्टिकल, ठीक है, 8,000 में खरीद रहा है, सेल 30% बेच रहा है, और फिर खरीद लेता है उसी प्राइस पे, और फिर 20% लॉस पे सेल करता है। तो ओवरऑल गेन और लॉस देखो, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज दिया जैसे दे दिया, इस 8,000 का कोई काम नहीं है। ओवरऑल निकालना है। कोई नंबर था मान लो, वहां से 30% का 30% पे बेचा, फिर उसी प्राइस पे खरीद के 20% के लॉस पे बेच दिया। तो अब ये और ये में क्या डिफरेंस है, ये तो पूछा। तो क्या तुमको ये सक्सेसिव नहीं दिख रहा है? ध्यान से देखना, ये यहाँ से 30% बढ़ा और फिर 20% घटा, तो ओवरऑल अभी कितना आ गया? ये तो होता है सक्सेसिव। तो अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो 30 - 20 - 30 इंटू 20/100 कितना हो गया? 10 - 6, 4% प्लस में इसलिए प्रॉफिट, यानी उसको 4% प्रॉफिट होगा ओवरऑल। समझ में आ रहा है? हम लोग सक्सेसिव में क्या करते, एक नंबर था, 10% से बढ़ गया, फिर 10% से बढ़ गया। क्या लिखते हो तुम इसमें? लिखते हो ना भाई कि 10 × 10 = 20 प्लस 1 21, यानी कि ये नंबर जो है ओवरऑल 21% से बढ़ गया। यहाँ भी तो वही हो रहा है। ये नंबर पहले 30% से बढ़ा, फिर वहीं पे खरीद लिया, फिर वो 20% से लॉस पे बेचा, तो फिर 20% घटा। इसको विजुलाइज करना होगा। तो ये वाला जो नंबर आया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वो सक्सेसिव भी तो निकाल के आएगा। ऐसे लोग 100 लेके बनाते हैं तो आ जाता है, बट जरूरत नहीं है, सक्सेसिव से करो। नेक्स्ट कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तेरा ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल दिया है बी का 3x - 5, और एक्सटीरियर एंगल सी का दिया है 2x + 25। कह रहा है कि ए कितना होगा? ए को दिए ए एक्स है,
अब देखो, अब जिसको यहाँ पे पता है कॉन्सेप्ट, वो इमीडिएटली सॉल्व कर देगा। वो सॉल्व क्या करेगा कि बी का जो स्टेरिक एंगल है और सी का जो स्टेरिक एंगल है, इसका जो सम होगा वो 180 प्लस ए के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर बोल रहा था मैं, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ बी प्लस सी जो होगा 180 प्लस ए होता है। ये सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिखो, खत्म करो। कितना है? 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 प्लस एक्स। बस सॉल्व हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 बचा, 20 घट के 160 हो जाएगा, और इधर एक्स में कितना बच रहा है? 5 में से 1 4 एक्स। एक्स का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। यही ए का वैल्यू था। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। जैसे ये भी पता होना चाहिए कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये वाला प्लस ये वाला, ये वाई है तो यानी 3x माइनस 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम पते होने चाहिए, बढ़िया से याद होना चाहिए, तुम्हारे एकदम दिमाग पर होना चाहिए, तभी तुम इमीडिएटली अप्लाई कर पाओगे एग्जाम में। देखो एस और यूजी का जो रेशियो है वो दिया है 4:7, ठीक है। एक्स ईयर्स के बाद उन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3:5। अभी देखो डिफरेंस कितना, 2 का है या 3 का है। बराबर कर देते हैं इन दोनों को। इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। देखो क्या होगा गुना करने पे, 8:14, और ये हो जाएगा 9:15। ध्यान से देखना, यहाँ भी 6 का गैप है, यहाँ भी 6 का गैप है। और देखो यहाँ से एक प्लस हो रहा है और यहाँ से भी एक प्लस हो रहा है, समझ रहे हो? तो एक्स का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। 1 इन द सेंस की मतलब एक्स ईयर्स को 1 मान लेंगे। अब कह रहा है कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 है प्रेजेंट एज में, यानी कि 8 6, 6 का वैल्यू 12 है, यानी कि ये तो 16 हो गया और ये हो गया 28। समझ में आ रहा है? पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 15 का वैल्यू हो जाएगा 30, यानी कि 16 से 18 हो रहा है, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद उनका रेशियो 3:5 हो जा रहा है, यानी एक्स का वैल्यू 2 हो गया। समझ में आ रहा है? जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ना तो सवाल बहुत खत्म हो गया, खत्म के बराबर हो गया। ऐसे ही इस तरह से इस सवालों को इसी तरह से अप्रोच किया जाता है, ठीक है। अब देखो मैं तो फॉलोइंग दिया है, कह रहे हैं नेचुरल नंबर क्या होगा। पहले बता, पहले तो मुझे ये बताओ तुम लोगों की ये चारों नंबर तुम लोग को पता है क्या होता है? देखो बेसिक डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से शुरू होके सारा इंटीजर इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर तो होता ही है, प्लस जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर क्या होता है? माइनस माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक का जितना भी नंबर है ना वो सारा का सारा इंटीजर में आता है। और इरेशनल क्या होता है? इरेशनल वो होता है जिसको ए बाई बी के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कर रहा है। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 हो गया, ए का एक्स हो गया। और इंटीजर क्या होता है? इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, बी का डब्ल्यू हो गया। ए एक्स बी डब्ल्यू है कहीं? ए एक्स है, ए एक्स यहाँ भी, बी डब्ल्यू बी जेड ऑप्शन है, ठीक है। आंसर ऑप्शन है हो गया, ठीक है ना। चलो, कह रहा है कि एक वुमेन है 15 टॉयज को सेल करती है 1200 में, और उसको प्रॉफिट हो जाता है 20% का। तो 20% कितना होता है? 5 से 6, 6 का वैल्यू 12 है तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 1000। समझ में आ रहा है? यानी 15 टॉय का सीपी जो था वो 1000 था। क्या मेरे कोई दिक्कत है? हाउ मेनी टॉय मस्ट सी सेल फॉर 1400 टू इनकर लॉस ऑफ 12.5%। 12.5% का उसको लॉस कराना है। 1400 रुपये में इतना कितना टॉय बेच देंगे उसको 12.5% का लॉस हो जाए। तो देखो 12.5% का क्या मतलब होता है? 1/8, यानी कि उसको बेचना है 8 से 7 में। 7 का वैल्यू ही दिया है 1400, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600, यानी कि 16 उस जितना प्रोडक्ट वो बेची ना 1400 में, उतने प्रोडक्ट का जो सीपी था, एक्चुअल कॉस्ट था, वो 1600 था। 1000 में अगर 15 टॉय आ रहा है तो 1600 में कितना टॉय आएगा, बस यही निकालना है। सिंपल है। 15/1000 × 1600। इतना ही टॉय को अगर 1400 में हम बेच देते हैं तो हमको 12.5% का लॉस हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया, ये 5 हो गया, अंत है 15, 8 3 24। यानी कि अगर, अब देखो 1600 में 24 टॉय खरीदा जाता है, और 1400 में अगर 24 टॉय बेच देते हो तो उसको 12.5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये था सब। कह रहा है कि ट्रेड है, सेल एट X% डिस्काउंट पे, उसके बाद भी उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ ही डिड नॉट गिव एनी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं देगा, ध्यान से समझना, मैंने समझने के लिए बना रहा हूँ, ये ध्यान से समझना। एसपीसी सीपी एसपी एमपी तो पता है सबको, ठीक है। माल प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कह रहा है कि X% का डिस्काउंट दिया तो भी उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यही है सवाल। अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो 25% का प्रॉफिट होगा, यानी डिस्काउंट नहीं देगा तो सीधा एमपी पे बेचता, ये 25% पे होता है, यानी सीपी बाई एमपी तो निकल गया कि 25%, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 होगा। ये समझ आ रहा है? और सीपी से 15% पे एसपी था,
समझ में आ रहा है? 15% कितना हो जाएगा इसका? 15 चौके 60 यानी 4.6 हो गया। पूछा है एक्स का वैल्यू कितना होगा? 5 से 46 यानी 50 से 46 कर दो इसको, ठीक है? 50 से 46 यानी 4/50 इंटू 100, यही तो होगा एक्स परसेंट। 50 से 46 आने में कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा? वही आंसर, तो 8%। है ना? सवाल को एकदम तोड़ दो और आसानी से बनाओगे ना तो 30 सेकंड के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाएगा। दिन 30 सेकंड कंफर्म है। बस शर्त है कि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन होगा तो वो तुम अलग से 30 सेकंड ले लो। अदरवाइज कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। कह रहा है कि पहले 3 नंबर का जो एवरेज है, 4 में से 3 का एवरेज 27 दिया है। चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर जो है वो 18 दिया। तो देखो चौथा नंबर कितना कम है? 9 कम है। की वजह से ओवरऑल एवरेज जो है वो 9 कम हो जाएगा। ये समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल एवरेज कितना हो जाएगा? 27 माइनस 9 बाई 4 लोग में घट घट जाएगा। 4 लोग में बटेगा नहीं, ये 9 नंबर जो घटा है माइनस करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अब अगर चौथा नंबर 27 से बड़ा होता तो ओवरऑल एवरेज बढ़ जाता। 27 से कम है इसलिए ओवरऑल एवरेज 27 से कम हो जाएगा। और यही हो गया एवरेज। कितना हो गया ये? 2.15, यानी कि 2.25 है ना? 2.25 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 24.75। ठीक है? एवरेज के सारे सवालों को तुम लोग हमेशा डेविएशन से करने का कोशिश करो, बहुत आसानी से बन जाता है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी राउंड 2 का है। जिसको फॉर्मूला नहीं पता है उसके लिए राउंड 2 का है सवाल। कह रहा है कि सी आई एस आई का जो डिफरेंस है, कितने साल का? 3 इयर्स का, वो दिया है 1200 नहीं कितना, 1123.2। आर दिया हुआ है 12%, टाइम दिया हुआ है 3। पूछ रहा है कि पी कितना होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस यानी कि डी है, बाई पी, ये होता है R/100। आर तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया स्क्वायर, 3 + R/100। सीधे ये फॉर्मूला लिखो, क्योंकि पी निकालना है, बाकी सब दिया है तो सीधे ये फॉर्मूला लिखो, आंसर आ जाएगा। इसको हम राउंड 2 में करते हैं, कभी राउंड 1 में मत करना है, नहीं तो फंसोगे। निकाल लो फिर। अब तो हम लोग को तो निकालना है, क्योंकि 1123.2 डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू आर कितना है? 12/100 इंटू 12/100, थ्री हो जाएगा 300 + 12, 312 इंटू 312/100। ठीक है? अब यहाँ से निकाल लो, 100 इधर भेजोगे तो ये हट के ये 0 हो जाएगा। हट गया। 12 से काटो, 12 8 है, 12 9 108, 12 3 12 9 108, 12 3 36, 12 6 72, 936 हो गया। 312 इंटू 3 कितना होता है? 936 ही होता है। 3 से गया 4 बार में, यानी पी का जो वैल्यू होगा वो होगा 10,000/4, यानी कि 2 2 4, ओ यहाँ पे 0 भी आएगा, 1,00,000/4 यानी कि 25,000। ठीक है? समझ में? इस फॉर्मूला को अगर पता हो तुम्हें ना तो इस क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। 2 साल के लिए कितना होता है? 2 साल के लिए D/P जो होता है वो होता है R/100 का प्लस का, या डी होता है 2 इयर्स के लिए, और 3 इयर्स के लिए ये होता है। ये दोनों को अपने कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि नोट रखोगे तो तुम्हें अगली बार एक सवाल आएगा तो करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं तो इसी से करता हूँ, तुरंत आंसर आ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ये भाई ध्यान में देखो, इनकरेक्ट, करेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताना है, जो गलत है वो बताओ क्या है। कह रहा है कि √11 + √5 इक्वल टू √20। स्क्वायर कर दो, पता नहीं है तुमको सही है गलत है। 11 + 5 16 प्लस 2√55, 20 के बराबर है? नहीं है। पहला वाला इनकरेक्ट है तो पहला आ जाएगा, बना गया। अब ऑप्शन में 2 भी है, दूसरा भी देख लो। और वही स्क्वायर कर देते थे, 11 + 5 प्लस 2√55, लेस देन √21 बोल रहा है, मतलब 21 हो जाएगा ना स्क्वायर करने के बाद। 11 + 5 16 हो गया, प्लस 2 √55 कितना है? 7.5 का, 15 के आसपास हो जाएगा। 16 15 31, ये तो बड़ा हो जाएगा कैसे, ये भी गलत है। ये गलत है, ये गलत है ना, 1 और 2। ठीक है? कट क्या दिया था? कट दिया था ग्रेटर देन √2, ये तो सही है। कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन एज टू बी, क्या है? 5:4। ठीक है? ठीक है, जिनका मैं 70% सम ऑफ ए एंड बी का सम कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 7 3 सेट, तो सी का हो जाएगा 6.3। 6.3 को 63 कर दो, इसको 50 कर दो, इसको 40 कर दो, 10 से गुना कर दिए। ठीक है सब में? डी का जो इनकम है 25% मोर देन सी का इनकम। पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट डी इनकम ग्रेटर देन बी इनकम। तो इनकम ऑफ बी बाई इनकम ऑफ डी कितना हो जाएगा? सीधे निकालो। इनकम ऑफ बी हो जाएगा 50, इनकम ऑफ डी कितना है?
25% मोर देन सी इनकम, तो सी का इनकम 63 था, 25% मोर हो गया यानी कि 5/4। तो दिक्कत यहाँ तक 10 हो गया, यानी कि 40/63 हो गया। यानी बी से डी जो है वो 40 से 63 है। बस खत्म हो गया सवाल। 23/40 × 100, ये तो आंसर होगा। 2 और ये 5, 23 बचे, 115/2 कितना हो जाएगा? 57.5। ठीक है, समझ में आ रहा है कितना आसानी से सवाल सॉल्व हो रहा है और कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है। चलो, ये पार्टनरशिप में एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लो, तो ये हो जाएगा 84:112:140। The remainder in the business for the entire year, पूरे साल के लिए है, तो टोटल प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर इज 96,000। तो चारण का सही कितना हो जाएगा? तो ये कितना से कट रहा है? 14 से कट रहा है, 14 दही 14 8 14 छक, और कट रहा है 3 4 5, 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू दिया है 96,000। हमें निकालना है 5 का, तो 12 12 96, 8 × 5 40। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है कि पॉइंट एच इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी। मान लो ये ए है बी है सी है, ऑर्थो सेंटर समझते हो? जो परपेंडिकुलर पड़ता है ना तीनों वर्टेक्स से, वो जहाँ जाके मीट कर रहा है वही ऑर्थो सेंटर हो गया उसका। ये रहा है, ठीक है, ये एच है। एक्स वाई जेड आर द मिड पॉइंट ऑफ ए एच। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये जेड हो गया। ठीक है, देन एच इज दी ओ। इस ट्राइंगल का क्या होगा? एक्स वाई जेड का एच, ये पूछा है। देखो ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, अगर हम ट्राइंगल एच बी सी देखें, तो वाई और जेड मिड पॉइंट है इस लाइन का, और इस लाइन का वाई और जेड मिड पॉइंट हो गया ना। जब ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या पता चला कि वाई जेड जो है वो पैरेलल भी होगा बीसी के। जब वाई जेड बीसी के पैरेलल है और एक लाइन गिर रहा है ऊपर से जो कि बीसी के परपेंडिकुलर है, तो वो वाई जेड के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि एक्स एच जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ठीक वैसे ही वाई, ये वाला पार्ट जो है वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर, यानी कि एच जो है वो तीनों ऑर्थो सेंटर का ही पॉइंट है, तीनों के परपेंडिकुलर का मीट पॉइंट है। समझ में आ रहा है? इस ट्राइंगल में ये पैरेलल हुआ, पैरेलल होने की वजह से जो ऊपर से एक्स से जो लाइन आ रही थी ना, वो परपेंडिकुलर वाई जेड पे भी हो गया, उसी तरह से एक्स जेड पे भी परपेंडिकुलर हो गया, और एक्स वाई पर, यानी एच जो मिल रहा है वो एक छोटे वाले ट्राइंगल का भी ऑर्थो सेंटर ही है। बस यही कॉन्सेप्ट था, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना था। बट मुझे पता है तुम लोगों को मालूम होगा कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें दो दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, अब बताओ, अब ये सवाल में करना क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू 45 दिया है, पहले से दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है? 1 + tan a, 1 + tan a और 1 - tan b का आंसर होता है 2। ये पे याद होना चाहिए तुम्हें, एकदम अच्छे से, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो के का वैल्यू 1 आ जाएगा, सवाल मानो खत्म है। तो 2 सेकंड का सवाल है। अगर यहाँ प्लस कर देगा तो इसको भी प्लस कर देना, आंसर 2। ठीक है, बस ऐसे ही होता है। इसे तुम्हें याद होना चाहिए। 45, 135, फिर तुम्हारा a + b अगर 90 है तो क्या होता है, सबका अलग अलग आइडेंटिटी है, तुम्हें पता होना चाहिए। कह रहा है कुरियर साइकिल, एक कुरियर जो है वो साइकिल करता है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर 10 मिनट का रेस्ट लेता है। फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर के, फिर साइकिल करता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। टोटल टाइम कितना लगा? तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के हिसाब से चलोगे तो 15 किलोमीटर में 3/4 यानी कि 45 मिनट। समझ में? 20 किलोमीटर पर आवर से चलोगे तो 15 किलोमीटर चलने में 45 मिनट, फिर 10 मिनट का रेस्ट। फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलोगे तो 30 मिनट लगेगा। फिर 10 किलोमीटर अगर 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलोगे तो भी 30 मिनट लगेगा। तो 30 30 60 70 और 45 115। ठीक है, नेक्स्ट। एक सर्कल है, PQ एक कॉर्ड है, Q को प्रोड्यूस किया जाता है x तक, और XY बना दिया जाता है जो कि टेंजेंट है। ठीक है, XY दिया है 6.5 और XQ दिया है 2.5। कुछ क्या रहा है? PQ हो जाता है, x ले लो। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 6.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 + x इंटू 2.5, होता है ना? पता है सबको? बस अब भर दो, कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा
13/2 इंटू 13/2 हो गया 5/2 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2.5 प्लस एक्स। ये 5 दूना 10 कर दो, इसको हटा दो, 169 1.69 16.9 माइनस 2.5 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 14.4। ठीक है, चलो। एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड 3.2। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? 12.8 इंटू 3.2 पर रूट, कितना हो जाएगा? दो इसको इधर दो, ये हो गया 6.4 इंटू 6.4 पे रूट लग गया। ठीक है, ये हो गया 6.4 एक्स का वैल्यू। वाई कितना हो जाएगा? वाई जो है इनका थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? 8/24 इज इक्वल टू 24/वाई। वाई का वैल्यू हो जाएगा 8 3 24 72। क्या रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स पर वाई? तो इतना भाई 72 कर दो, इसको एक जीरो लगा दो। 8 8 64, 8/90 यानी 4/45, खत्म। ठीक है, कह रहा है इवेलुएट tan 22.5 और tan 67, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो tan ए tan बी, अगर ए प्लस बी 90 हो तो tan ए tan बी 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम वापस cot 22.5 लिख सकते हैं, और tan 22.5 और cot 22.5 मिलके 1 बना देगा। Next. एक बॉय और गर्ल फिलिंग, ठीक है, बॉय का जो है वो 6 लीटर इन 5 मिनट, ये एफिशिएंसी हो गया 6/5 लीटर पर मिनट। गर्ल का हो जाएगा 5/4 लीटर पर मिनट। हाउ मच टाइम विल टेक टुगेदर? 490 मीटर। तो दोनों को जोड़ो, 1 मिनट, एक मिनट में कितना करेगा? 6/5 प्लस 5/4, 24 5 25 25 24 25 49/20 लीटर पर मिनट। तो 490 लीटर के लिए 490/49 इंटू 20, ये 10 मिनट, खत्म। सवाल आप लोगों का खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल रह गया जो अब हम करते हैं इन सारे सवालों को करने के बाद। क्योंकि मैं सवालों को एक्सप्लेन भी करता चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अदरवाइज मैंने अगर खुद सॉल्व करता तो इमीडिएटली सवाल खत्म हो गए होते सारे। तो ये है हम लोग का लास्ट सवाल। इस सवाल में सबसे पहले दिया हुआ है सेके का वैल्यू 13/5। तो हमें निकालना है कॉस ए 1 माइनस कॉट ए डिवाइड बाई कॉट ए 1 प्लस ए के। तो ध्यान से देखना ऑप्शन, ऑप्शन से तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगा कि अगर इसको हम सॉल्व करने चले ना, तो सॉल्व करने से ऐसा इक्वेशन नहीं आ जाएगा कि सब कट कपट की कॉस बच गया या साइन बच गया या कॉट बच गया। अगर ऐसा होता ना तो ऑप्शन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेके तो 13/5 ही है। तो ट्रिपलेट जो बन रहा है वो बन रहा है 5 12 और 13 का, जिसमें ये तुम्हारा पी है, ये बी है और ये एच है। अगर ऐसा इक्वेशन अगर आ रहा होता ना कट के, तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता 172 234 156, ऐसा डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं आता। इसका मतलब ये कटेगा नहीं। कटेगा नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका इसका यही होता है कि सीधा वैल्यू भर दो। ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। जो ये ऑब्जर्वेशन कर लिया वो सवाल को ले गया। बस सीधा वैल्यू भरो। कॉस कितना हो जाएगा? b/h 12/13, 1 माइनस कॉट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकंड, 5 तुम्हारा हो जाएगा बेस, ये तुम्हारा हो जाएगा पी। ठीक है, तो कॉस कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा 5/13, 1 माइनस कॉट हो जाएगा तुम्हारा 5/12, और ये आ जाएगा तुम्हारा कॉट कितना हो गया यहाँ पे? कॉट निकल गया था 5/12, 1 प्लस 1 दिया हुआ है 13/। बस इसको सॉल्व करो, सवाल खत्म। कैसे सॉल्व होगा ये? 5/13, ये 12 में से 5 गया 7/12, यहाँ तक कुछ कट नहीं रहा है। इंटू नीचे में 5/12 है, तो 12 से 12 काट दो, ऊपर 5 से 5 काट दो, बच गया 7/13। और नीचे में और क्या बच रहा है? ये 18 बचेगा और 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 35/18 18 24। नीचे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सवाल खत्म हो गया, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, इमीडिएटली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर ये कटने वाला होता तो इसको इसी को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेते, लेकिन ये कटने वाला है नहीं। क्योंकि ऑप्शन देखो, ऑप्शन से तुमको आइडिया लगेगा कि सवाल को सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं। डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू भर दो, डायरेक्ट वैल्यू भर दो निकाल के। ठीक है, तो चलो आज सारा वीडियो, तो चलो इस तरह से हम लोगों का ऑलिव लाइफ का मैथ का बेस्ट सॉल्यूशंस खत्म हुआ। इस तरह से एग्जाम में अगर अप्रोच करोगे तो एग्जाम में डेफिनेटली तुम लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा, और सारे के सारे सवाल तुमसे बनेंगे ही बनेंगे। 25 क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारी क्लैरिटी एकदम साफ होनी चाहिए, एकदम दिखना चाहिए तुम्हें कि हाँ ये क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करने से क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होता है, प्रैक्टिस करते रहो। बहुत जल्दी मैं एसएससी सीजीएल वालों के लिए, प्रीलिम्स वालों के लिए सीजीएल 2024 और 2025 का बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज लाने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहां पे तुम्हें इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे सॉल्यूशन तुम्हें वहीं पे मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।